नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश आपका फैसला। और फैसले का दिन झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह के फैसले की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी प्रारंभिक जो रुझान है उसमें लगता है कि भाजपा की आंधी चल रही है। महायुति पूरी तरह से आगे है और मैजिक नंबर काफी पहले ही छू चुकी है और ये कहा जा सकता है कि सरकार बनाने की ओर है। झारखंड में नेक टू नेक फाइट है और वहां कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन बात अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो राजस्थान में बीजेपी एक सीट पे थी, लेकिन बीजेपी प्लस कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रहा है रुझान 3 से 5 सीट, कभी आगे कभी 3 पे, लेकिन 3 से नीचे नहीं जा रही, यानी कि प्रॉफिट में चल रही है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीएपी 84 सीट बचाई रही, लेकिन सलूंबर भी बीजेपी से छीन सकती है अगर प्रारंभिक रुझान अगर स्टेबल होते हैं तो। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। झुंझुनू की अगर बात करें तो झुंझुनू में ओला परिवार को झटका लग सकता है, आरएलपी को खींवसर में झटका लग सकता है। किरोड़ीलाल मीणा की साख की बात दौसा की जाए तो दौसा में भी रिजल्ट अप डाउन हो रहा है। कभी बीजेपी आगे जा रही है तो कभी कांग्रेस आगे जा रही है। पहले से भी लग रहा था कि फाइट बड़ी कड़ी है वहां पे। चले, इस वक्त हमारे साथ में भाजपा से सुरेश गगसाबर, हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ में है। सुरेश जी, प्रारंभिक रुझान अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या कहेंगे आप इस पे? प्रारंभिक रुझान से ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पे आगे चल रही है और 3 सीटों पे पीछे चल रही है। लेकिन मेरा यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से कहना रहा है कि हम देखिए कि केवल 1 सीट हमारी थी, बाकी 6 सीट दूसरे पार्टियों के पास थी। निश्चित रूप से हम 1 से बढ़कर के 7 सीटों पे पहुंचने वाले हैं। और जिस तरीके से ऊपर नीचे अप डाउन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बार बार लगातार झुंझुनू के अंदर भी आगे बढ़ रही है, पहले पीछे चल रही थी, दौसा के अंदर स्टार्टिंग में आगे चल रही थी, फिर पीछे चल रही थी, लेकिन हम दौसा भी जीत रहे हैं। रामगढ़ के अंदर भी पहले पीछे थे, अब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। तो नेक टू नेक फाइट होने के बाद में जो अंत में जो रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा राजस्थान के अंदर। दूसरे राज्यों को अगर देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड का तो आपने देख ही लिया कि महाराष्ट्र के अंदर तो एनडीए की सरकार एक तरफा जीत आ रही है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी अनिल, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अगर देखिए, एक बार मैं बीच में कुछ कोट करना चाहूंगा। 9 सीट पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी आगे चल रही है केदारनाथ सीट से, क्योंकि केदारनाथ सीट उन्हीं के पास में थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी चुनाव परिणाम बदलते नजर आ रहे हैं। 4 सीट पर समाजवादी पार्टी, 3 पे बीजेपी, 1 पे रालोद और 1 पे निषाद पार्टी थी। लेकिन अभी बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है, प्लस कर सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में आंधी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की। झारखंड में फाइट है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें अनिल, तो क्या लगता है बीजेपी यूं प्लस में तो रहेगी, लेकिन वो 7 की सीटें हैं, उनका बड़ा सवाल होगा यहाँ पे। देखिए, बिल्कुल तस्वीर सामने है और इस तस्वीरों से भारतीय जनता पार्टी खेमे में काफी उत्साह नजर आ रहा है। 2 स्टेट के इलेक्शन देखे जाएं या फिर बाई इलेक्शन भी देखें, यूपी के देख लिए जाएं, राजस्थान के देख लिए जाएं, हर तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं गेन कर रही है, प्लस पॉइंट आगे चल रहा है। राजस्थान में अगर बात कर ली जाए, 7 सीटों में से महज 1 सीट सलूंबर की सीट जो थी वो बीजेपी के खाते में थी। हालांकि अगर देखा जाए नतीजों के हिसाब से तो सलूंबर में बीएपी पार्टी आगे ले रही है, यानी जो बीजेपी की सीट थी वहां पर बीजेपी को ज्यादा कुछ अभी तक प्लस पॉइंट वहां पर नहीं मिला है। लेकिन दूसरी सीटों को अगर देखा जाए, क्योंकि 7 सीटों में लगभग कभी 3 सीटें बीजेपी की तरफ लीड कर रही है, कभी 4 सीटें लीड कर रही है, तो ये जो गणित है ये बीजेपी खेमे को उत्साहित करने वाला है। और खासतौर से ये जो लीड है, ये जो नतीजे आएंगे, अगर इनका एनालिसिस करने के लिए बैठेंगे तो एक चीज जरूर यहां पर सामने आएगी कि झुंझुनू में हमने देखा कि बबलू का टिकट कटा, जो पिछले 2023 के अंदर इलेक्शन के अंदर लड़े थे लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन राजेंद्र भामू जो बगावत करके चुनाव लड़े थे, वहां पर वो बगावत वाले चेहरे को आगे किया गया, लीड ले अभी तक। और हम देख रहे हैं कि जब बबलू ने इन चुनावों के अंदर, उपचुनाव के अंदर चुनाव लड़ना चाहा, बगावत करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक मैनेजमेंट किया। हमने देखा, चाहे सलूंबर सीट के ऊपर हो, चाहे झुंझुनू सीट को देखा जाए, चाहे रामगढ़ सीट को देखा जाए, हर सीट के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट रहा। उपचुनाव को यूं तो कोई भी दल या कोई पार्टी या जनता के बीच में देखा जाए ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जब वोटिंग होती है तो अमूमन तौर पर जो मुख्य चुनाव होते हैं उनके मुकाबले उपचुनाव में वोटिंग रेशियो भी कम होता है। लेकिन फिर भी
ये जो नतीजे होंगे एक तरह से सियासत के लिए कहीं ना कहीं अहम होंगे। हम देखेंगे इन चुनाव से साख जुड़ी हुई होगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की, हाल ही में बने थे, अब संगठन को किस तरह से मजबूती दी है। यहां पर एक सीट बीजेपी की थी, 1+ तो यहां पर क्लियर मेजोरिटी जो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। 3 से 4 सीट अगर जीतते फेवर जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छी मॉनिटरिंग की है, संगठन को मजबूती मिली है, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बल मिला है और कार्यकर्ता बूस्टअप हुआ है। यही वजह है कि यहां पर प्लस पॉइंट बीजेपी कर रही है। और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विजन भी यहां पर काम करेगा और यह काम करेगा कि सरकार ने 1 साल के अंदर जो काम किया है जनता ने इस पर मोहर लगाई है और बीजेपी ये कहेगी भी, क्योंकि चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि तमाम जगहों पर 7 सीटों पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गए थे तो जनता को यह बताया था कि उन्होंने क्या कुछ अभी तक उनके लिए सौगात दी है, योजनाएं बताई, पेपर लीक जैसे इश्यूज के ऊपर बताया कि कितने उन्होंने कंट्रोल किया है, किस तरह से गठन किया है और जो लोग डमी कैंडिडेट बनके या फिर फर्जीवाड़ा कर रहे थे, पेपर लीक गिरोह में शामिल थे, उनके ऊपर कार्रवाई वहां पर की गई है। भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ अपराध पर लगाम किस तरह से लगाने की कोशिश की गई है, ये तमाम चीजें जनता के बीच में रखी गई। ये जो नतीजे हम देखेंगे दोपहर बाद में तो लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। इस तस्वीर साफ होने के बाद में इसमें राजस्थान में अगर देखा जाए ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, या तो बीजेपी 3 सीटों पर या 3+4 सीटों पर यहां पर लीड करती हुई जो नजर आ रही है, ये सीटें बीजेपी के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आएंगी। तब बीजेपी खेमा एक तरह से उत्साहित भी होगा और ये कहेगा कि 1 सीट थी, 4 सीट हम जीत कर निकले। दावा जरूर 7-0 का यहां पर किया जा रहा था, लेकिन ये जो रिजल्ट होंगे स्क्रीन के ऊपर ये भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कम नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए सोचने की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें थी और अभी तक स्क्रीन पर जो आ रहा है वो 1 सीट आगे चल रही है, वो भी दौसा की सीट है। दौसा की सीट पर भी अगर देखा जाए समीकरण बदल सकता है, गणित बदल सकता है, क्योंकि वहां पर भी अगर चुनाव की स्थिति को देखा जाए कांग्रेस ने ऑल ओवर, जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी आया है कि जब टिकट दी गई थी तो उस दौरान ही लग रहा था शायद कुछ चूक हो गई, यानी कांग्रेस ये मान चुकी है कि उनसे चूक हो गई थी और उस चूक का नतीजा है कि जो स्क्रीन पर उनके लिए खाते में कम सीटें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं वो पार्टी की चूक रही है। तो ये जो तमाम चीजें हैं पार्टी एनालिसिस करेगी। लेकिन ऑल ओवर अगर रेशो देखा जाए, महाराष्ट्र का देखा जाए, झारखंड का देखा जाए, झारखंड में कुछ हद तक कांग्रेस के लिए स्थितियां ठीक है, लेकिन तमाम और चीजें देखी जाए कांग्रेस कुछ कमजोर हुई है। महाराष्ट्र में देखा जाए हमने देखा 100+ सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, लेकिन वहां की जो अभी तक गणित निकल कर आ रही है कांग्रेस के पक्ष में काफी कम माहौल नजर आ रहा है। और इसी तरह से हमने देखा कि राजस्थान की जो सीट है यहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में जनता का माहौल नजर नहीं आया। 4 सीटें थी, लेकिन 4 में से अभी तक वो अपने 4 सीटों को भी वापस कब्जाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अनिल, एक बड़ी बात अभी देखे देवली उनियारा की अगर हम करें, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी और काफी चर्चाओं में थप्पड़ कांड की वजह से नरेश मीणा टक्कर में है और दूसरे नंबर पे हुई हैं। कांग्रेस के और उनके बीच में लगभग 2000 वोट का अंतर है, 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं राजेंद्र गुर्जर। तो ये तो माना जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ पिछड़ सकती है और यहाँ पे राजेंद्र गुर्जर जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दौसा में डीडी बैरवा आगे चल रहे हैं, जगमोहन मीणा पीछे चल रहे हैं। कई सीट ऐसी हैं जहाँ पे दौसा की सीट का आपने जैसे झुंझुनू का जिक्र किया, तो झुंझुनू को लेकर के पिछले 3-4 दिन से 2-3 बातें सामने आ रही थी कि झुंझुनू की सीट कांग्रेस के हाथ से जा रही है और फैक्ट बताया जा रहा है कि ओला परिवार खुद उसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। आरएलपी में भी इसी तरह से हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं अगर कम वोटों से हारते हैं या जीतते हैं या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एक मलाल रहेगा उनको कि क्योंकि उन्होंने खुद ने कांग्रेस के साथ में बिगाड़ा। और इस बात को लेकर के व्यक्तिगत कमेंट्स जो उन्होंने किए डोटासरा पे, लगता है कि अगर आरएलपी के हाथ से सीट जाती है तो उसका खुद का बड़बोलापन होगा। देखिए बिल्कुल हमने देखा लोकसभा के जो नतीजे रहे थे वो गठबंधन जो कांग्रेस ने किया था वो काफी कुछ फेवर कर रहा था। इस गठबंधन को टूटना उपचुनाव के अंदर, अगर यहां पर खिमसर सीट में गठबंधन होता और कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, ये हनुमान बेनीवाल के पक्ष में माहौल होता और याद फेवर करता हुआ कहीं ना कहीं रिजल्ट उनके तस्वीर में दिखता। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, रुझान चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रुझानों में तस्वीर सामने आ रही है ये गठबंधन नहीं होना भी एक नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को माना जाए या हनुमान बेनीवाल की पार्टी को माना जाए। बीएपी तो फिलहाल दोनों सीटों पर, सलूमर सीट नहीं थी लेकिन वहां पर भी लीड कर रही है। हमने देखा था कि काफी मजबूती से चुनाव जो है वो बीएपी पार्टी ने लड़ा,
84 सीट उनके कब्जे में थी, वहां के चुनाव को भी फोकस किया। लेकिन सलूम्बर के अंदर सांसद राजकुमार राउत ने जिस तरह से कैंपेनिंग की, वहां पर डोर टू डोर दस्तक वहां पर दी थी और वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए जो मेहनत वहां पर की गई थी, यही वजह थी कि सलूम्बर के जो नतीजे थे, ये जनता कहने लगी थी कि सलूम्बर के अंदर कांग्रेस फाइट नहीं देगी, सलूम्बर में बीएपी पार्टी बीजेपी के फाइट कहीं ना कहीं यहां पर तस्वीर नजर आएगी। और यही जो रुझान है वो उसमें साफ तौर से देखने को मिल रहा है। झुंझुनू की सीट, झुंझुनू में हमने देखा जब चौथे राउंड पर यहां पर आए, राजेंद्र गुड़ा लीड करके निकले और वहां पर बढ़त हासिल कर ली थी, तो वो तस्वीर ये बताती है कि राजेंद्र गुड़ा ने अच्छे खासे वोट लिए। और वोट किसके लिए ये भी सबको पता है। तो राजेंद्र गुड़ा अगर चौथे राउंड में आगे करके लीड निकलते हैं और बढ़त हासिल करते हैं, तो ये तो तस्वीर क्लियर सी नजर आती है कि झुंझुनू से शायद अब कांग्रेस आगे लीड नहीं करेगी। यहां पर बीजेपी के लिए ऑप्शन है, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो है वो बटा है, कांग्रेस प्लस राजेंद्र गुड़ा के साथ में वोट बटा है। तो यहां की जो तस्वीर होगी वो बीजेपी के लिए कहना कि सुखद यहां पर निकल कर आई। मैं अनिल सुरेश गर्ग साहब के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, लोग कहा करते थे कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट कोई कमी नहीं छोड़ी। पहली सफलता इनको तब मिली जब सभी सीटों से बागियों को बैठाने में सफल हुए, और बागियों को ना केवल बैठा, उनको तरजीह दी गई और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर के इलेक्शन कैंपेन से जोड़ करके रखा गया ताकि एक मैसेज जाए। और जो बगावत करने वाले लोग थे, जिनके लिए एक रूमर था, यहाँ पे एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई थी, भीतरी घात बहुत जबरदस्त है, मीडिया ने भी उस बात को लेकर के जिक्र किया, तो वो मुझे लगता है कि एक बीजेपी ने उस नैरेटिव को खारिज किया है। और एक प्रारंभिक जो कड़ी चुनौती थी बीजेपी के सामने कि बागियों का क्या होगा, उन बागियों को बैठाने में सफल होने की वजह से ये चुनाव परिणाम पर काफी असर देखा जा सकता है। मॉनिटरिंग, और सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में कई बार उस वक्त जुड़े भी और कहा भी कि देखिए, हार जीत अलग बात है, लेकिन हमारे को भरोसा है जिस तरह से पहले दिन डे 1 से हमने जो पारी खेली है उसके बूते हम सफल हो पाएंगे। चलिए, मैं सुरेश जी आपके पास आऊंगा। प्रतीक सिंह जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेट हैं। क्या लगता है प्रतीक जी, झारखंड में आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो रुझान है प्रारंभिक, उनसे लगता है कि बीजेपी की आंधी चल रही है, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। देखिए, दोनों ही स्टेट में अभी तक भी 5% की भी मतगणना हुई नहीं है। और अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 123-124 सीटें ऐसी है महायुति की जहां पे 500 के आसपास की बढ़त महायुति ने बनाई हुई है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी 1 महीने पहले देखा था कि 11 साढ़े 11 बजे तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही थी। लेकिन जब समय बदला, आगे जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई और बीजेपी की सरकार बन गई। बात रही, अब राजस्थान की बात कर लूं अगर मैं, तो राजस्थान में आप देखिए कि अभी यहां पर भी 5-7% ही वोटों की काउंटिंग हुई है। और जो इनकी हाई प्रोफाइल सीट ये बता रहे थे दौसा, वहां पर भी अभी बीजेपी पीछे चल रही थी। 7 सीटें जीतने का दावा किया गया था, सरकार 11 महीने की चल रही थी। लेकिन काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी, मेरे ख्याल में 30-40% जब काउंटिंग हो जाएगी, तब उस पर टिप्पणी करना वाजिब होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सरकार रहते हुए किस तरीके का प्रशासन का दुरुपयोग किया गया बीजेपी द्वारा, ये तो हमने देखा ही था। तो 30% जब हो जाएगी मतगणना, तो मुझे लगता है कि तब कहना वाजिब होगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हमें अभी इंतजार करना है, हम उस रिजल्ट के उस तक, हम अभी प्रारंभिक जो रुझान आ रहे हैं केवल उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं गर्ग साहब आपके पास में आना चाहूंगा। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अब लगता क्या आपको, क्योंकि कुछ सीट ऐसी हैं जहां जैसे देवली उनियारा है, आप उसमें 15,000 की लीड से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस तीसरे नंबर है, नरेश मीणा दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो लगता है, बीएपी है 84 से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, सलूम्बर से बढ़त बनाए हुए हैं, तो यहाँ कुछ सीटों को लेकर के हम कह सकते हैं कि ये रुझान मेंटेन रहेंगे, या हमें एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना चाहिए? देखिए, मैं लगातार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 1 सीट थी और 6 सीट दूसरे दलों के पास थी। 4 कांग्रेस के पास थी, 1 बाप पार्टी के पास थी और 1 हनुमान बेनीवाल के पास थी। आज हम कोई भी सीट अगर 1 से ज़्यादा जीत के आते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है, भजन लाल जी की उपलब्धि है। आपने हमेशा देखा होगा ये कांग्रेस हमेशा चाहे कुछ भी बोले, लेकिन जब भी उपचुनाव हुए उसमें सहानुभूति के वोटों पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है मतदाताओं का कि भाई सहानुभूति के वोट मिलते हैं। और जब भी सहानुभूति की लहर पर कांग्रेस हमेशा पिछले चुनाव के अंदर जीतती आई है। लेकिन मेरा अभी भी ये कहना है कि हम 7 में से
7 नहीं तो 5 तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी 4 सीटों पे तो हम आगे चल ही रहे, कांग्रेस 1 पे चल रही, जहां पे जब 4 सीटों पे थी आज उसकी स्थिति है कि वो 1 सीटों पे आगे चल रही। कई जगह तो ऐसी स्थिति कि वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, जो इनका प्रत्याशी जो है वो तीसरे नंबर पे चल रहा है, चाहे वो आप खींवसर में देख लीजिए, चाहे आप उनियारा के अंदर देख लीजिए, ऐसी स्थिति है। तो ये सब चीजें देखिए, कहने से पहले, कांग्रेस को कहने से पहले खुद को आत्ममंथन करना, चिंतन करना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर आपने देख लिया कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से एक तरफा रुझान आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर भी अभी नेक टू नेक चल रहा है। अंत में जाके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पे सरकार झारखंड में भी बनेगी और महाराष्ट्र में स्पष्ट जनादेश दिख रहा है। और मतदाता देवतुल मतदाता का हम तो आभार व्यक्त करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी पे और राजस्थान में भजन लाल जी पे विश्वास व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ सीट ऐसे हैं कि जिन पे अभी भी कुछ देर पहले तक खुशवंत सिंह आगे चल रहे थे रामगढ़ से, लेकिन अब 2100 से आगे आर्यन खान हो गए हैं। छठे राउंड की काउंटिंग वहां कंप्लीट हो चुकी है। राजेंद्र गुर्जर लेकिन लगातार बढ़त बनाए हुए। नरेश मीणा भी अपना जो अंतर है उसको काफी, ये कहूं कि 6000 के आसपास का, 7000 का था, उसे 6000 किया है। तो इतना किसी को पता नहीं था। मैं अक्सर बात किया करता था, यहाँ भी बैठे लोग मीडिया के थे उनसे, कि क्या रहने वाला है देवली उनियारा में। तो अक्सर बात एक ही आती थी सामने कि वहाँ कुछ भी नहीं है, 4 से 5 हजार में नरेश मीणा सिमट सकता है। तो चलिए, मैं अनिल आपके पास में आऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी अपन बात करते करते ही जो भी चर्चा बता रहे थे कि 4 पे बीजेपी आगे चल रही है, वो 3 पे रह गई है। और मुझे लगता है कि जब 30-40% मतों की गणना हो जाएगी तो बीजेपी मुश्किल ब मुश्किल 1 या 2 सीटों पे आगे रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी बहुत जल्दबाजी है। 4 या 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, 20 राउंड 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहीं की भी बातें करना। मैं तो झारखंड के लिए भी अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार बन गई है, मैं कह रहा हूं बहुत जल्दबाजी होगी कहीं के लिए भी कोई भी टिप्पणी करना, जब तक 25-30% मतों की गणना नहीं हो जाती, बहुत जल्दबाजी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम प्रारंभिक रुझान जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये मेंटेन रहते हैं तो क्या सरकार बन पाएगी। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि अभी इंतजार करना चाहिए एटलीस्ट 12 बजे तक का, 12:30 बजे तक का, तब जाके तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि हरियाणा का आपने जिक्र किया, और हरियाणा की स्थिति को ही देखते हुए मैं आपकी बात पे बिल्कुल मुहर लगाता हूं कि हमें कुछ इंतजार करना चाहिए। कई राज्यों के चुनाव परिणाम इसी तरह से रहे हैं। मुझे एक बार का ध्यान है कि जब अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे तो आगे चल रही थी कांग्रेस वहाँ पे, और काफ़ी नर्वस हो गई थी बीजेपी की टीम। लेकिन लगभग 1 बजे से स्थिति बदलना शुरू हुई। हालांकि बहुत अंतर नहीं रहा, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र का गैप काफ़ी बड़ा गैप है, और इसको कैसे क्या पाट पाएगी कांग्रेस या अलायंस के लोग हैं वो। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक बार हम बात कर लें तो राजस्थान में देवली, उनियारा, सलूम्बर और झुंझुनू, खींवसर, ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे चल रही है। ये कांग्रेस के लिए एक, मैं कहूँगा कि बड़ी नुकसान की बात है। क्योंकि चलिए 84 की तो हम बात कर लेते हैं, तो 84 में बीएपी की सीट थी, हाथ से निकल जाएगी, हाथ से किसी के भी नहीं जा रही वो जिसके पास थी। हाँ, लेकिन नुकसान अगर होता है तो बड़ा नुकसान होगा, खासकर झुंझुनू सीट का। झुंझुनू सीट है, देवली उनियारा सीट है, ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस ने अपने गढ़ के रूप में स्थापित की है। क्योंकि वहाँ से न केवल विधानसभा, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी वहाँ के विधायक जीते हैं। दौसा से जीत करके गए हैं, लेकिन दौसा से चलिए केसी डीडी बैरवा अभी आगे चल रहे हैं, वापस से वो बढ़त उन्होंने बनाई है। राजेंद्र गुढ़ा लेकिन अभी कुछ देर पहले झुंझुनू से आगे हुए हैं। तो अनिल, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे वाकई रिजल्ट, जो प्रतीक कह रहे हैं कि अभी कहना जल्दबाजी होगा, रिजल्ट तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम जो राउंड के हिसाब से प्रारंभिक जो रुझान आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो रुझान आ रहे हैं उसी पर चर्चा है कि आखिरकार ये रुझान क्यों बन रहे हैं। और खासतौर से गणित भी सामने आ जाता है। चुनाव का जब मतगणना होती है तो ये देखा जाता है कि जो प्रतिद्वंदी जिस कैंडिडेट का है वो किस स्थिति में है। जैसे नरेश मीणा की बात कर ली जाए, नरेश मीणा किस फाइट में है, क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि नरेश मीणा को ज्यादा वोट नहीं जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा कुछ वोट ले रहा है तो किसके पक्ष के ले रहा है, वो सीधा सीधा डैमेज कांग्रेस को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थितियां कांग्रेस के लिए घातक हैं।
चुनाव नतीजे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है कि आगे की जब ईवीएम खुले तो कांग्रेस वहां पर मजबूत हो जाए। लेकिन झुंझुनू और ये जो देवली उनियारा की सीट यहाँ पर है, ये कांग्रेस के जो बगावत के हैं या फिर कांग्रेस के ही वोट खाने वाले गए। राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस के नहीं थे ना, लेकिन वहां पर जो सेंधमारी हुई है राजेंद्र गुड़ा की, वो कांग्रेस के वोट पर हुई है। सीधे तौर पर हमने देखा कि राजेंद्र गुड़ा जो चुनाव वहां पर कैंपेनिंग की और अल्पसंख्यक वोट पर जिस तरह से नजर वहां पर गड़ाई रखी, कुछ फेवर राजेंद्र गुड़ा के पक्ष में रहा। और जब चौथे राउंड में ये तस्वीर निकल कर आई कि राजेंद्र गुड़ा लीड कर रहे हैं तमाम प्रत्याशियों से, तो वहां पर ये कुछ निश्चित सा हो जाता है। राजनीति में अक्सर ये आकलन भी लगाए जाते हैं कि अगर राजेंद्र गुड़ा इतने वोट लेके जा रहा है तो किसके वोट लेके जा रहा है, किसको डैमेज कर रहा है। क्योंकि झुंझुनू से एक बार भी कांग्रेस आगे लीड करके नहीं निकली है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल सा नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में राजनीतिक जो विश्लेषक है वो भी ये बताते हैं कि जो डैमेज कर रहा है वो कितना मजबूत है। अगर यहां पर नरेश मीणा 4 से 5 हजार वोटों में सिमट जाते, राजेंद्र गुड़ा 10 से 11 हजार वोट में सिमट जाते, तो वो चीजें अलग होती। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि देवली उनियारा की सीट और उसके साथ साथ झुंझुनू की सीट कांग्रेस से हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के हाथ से स्लिप होती हुई दिखाई दे रही है। हमने देखा था रामगढ़ में भी एक बार बीजेपी कैंडिडेट वहां पर आगे हुआ था, खुशवंत सिंह, जो पिछली बार बगावत करके। अनिल, यहां एक अपडेट करना चाहूंगा मैं आपको कि आरएलपी अब खिंवसर से 1000 से भी ज्यादा मतों से आगे हो गई है। तो कुछ सीट ऐसी हैं कि बिल्कुल नेक टू नेक चल रही हैं। देखिए, बिल्कुल खिंवसर वाली सीट पर मुकाबला कड़ा है। ये तो शुरुआत से माना जा रहा था कि यहाँ का जो मुकाबला रहेगा काफी टफ रहेगा, लेकिन कुछ फेवर जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा था। एज जो है वो बीजेपी के पक्ष में इसलिए नजर आ रहा था कि अगर गठबंधन वहां पर कांग्रेस के साथ में होता तो कुछ वोट जो था वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पक्ष में शेयर होता। हालांकि हमने देखा बेनीवाल ने पूरी ताकत वहां पर लगाई, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा और ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनके खड़े होने से उनको खुद को बेनिफिट हो रहा है, उससे कोई डैमेज नहीं होगा, पार्टी जो है वो आगे लीड करके निकलेगी और वहां पर चुनाव जीतेगी भी। तो तमाम जो सीटें हम देख रहे हैं, 7 सीटों पर रोचक मुकाबला हुआ है। राजस्थान के अंदर एक अच्छा चुनाव जो है वो बीजेपी ने यहां पर लड़ा है। हमने देखा बगावत करने वाले बागियों को मनाने की बात हो या फिर चुनावी मुद्दों की बात हो, कैंपेनिंग की बात हो और उसके साथ साथ प्रचार करने की बात भी अगर देखी जाए, कैंडिडेट सिलेक्शन हमने देखा था जब इस चुनावी मुहिम में लिस्ट आई थी, वहां पर पहली लिस्ट और 6 नाम वहां पर निकल कर आए थे, तो कुछ हद तक ये कहा जा रहा था कि यार चेहरे तो अच्छे हैं, चाहे बगावत करने वाले को टिकट दी, लेकिन यह भी कहा जा रहा था कि जैसे झुंझुनू से अगर टिकट दी गई तो बबलू अगर बगावत करेगा तो वहां पर बीजेपी हार जाएगी। मैनेज कर लिया गया, मैनेज करते हुए वहां पर चुनाव जो है बबलू चौधरी ने नहीं लड़ा है, तो वो बीजेपी के पक्ष में एज कहीं ना कहीं जाता है। इसी तरह से रामगढ़ की सीट की भी नजर आ रहा था, सलूमपुर में भी इसी तरह से मैनेज किया गया। तो ये बीजेपी ने जो है एक एक सीट पर मंथन किया, मंथन करते हुए देखा कि डैमेज कहां पर हो रहे हैं, उस डैमेज होने वाली चीजों को पूरी तरह से नजर में लिया, नजर करते हुए उसको दूर करने का, दुरुस्त करने का काम भी किया। हालांकि राजनीति में यह जरूर कहा जाता है कि बगावत को मैनेज हो गया, भितरघात होगा कि नहीं होगा, ये नतीजों पर निर्भर करता है। जब नतीजे आएंगे तो उसमें पता लगेगा जिनको हमने मैनेज किया था वो उन्होंने डैमेज किया है या नहीं किया है, या फिर पार्टी के साथ में वो खड़े रहे। चले, कई चीज बदल रही है। अभी रेवतराम डांगा फिर वापस आगे हो गए हैं, तो अभी बात सही है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। कई सीट पे बड़ा कड़ा मुकाबला है, एक देवली उनियारा को छोड़ दें। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस ने अब रामगढ़ और दौसा दोनों में कंटिन्यू लीड बनाई हुई है और इन सीट पे, लेकिन अभी भी रिजल्ट के, और हम नहीं कह सकते, रिजल्ट का कोई दावा भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है कि रुझान के हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में महायुति अलायंस अपनी सरकार कायम रख सकता है अगर यही स्टैंड करते हैं रुझान तो। और इसी तरह से झारखंड के अंदर कांग्रेस जेएमएम अपने संयुक्त सरकार को बरकरार रख सकती है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े के करीब ये भी पहुंच गए हैं, गठबंधन पहुंच गया है, यानी कि इंडिया ब्लॉक वहां पे बढ़त में है। तो सुरेश जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कब तक हम तस्वीर की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हाँ उस समय तक तस्वीर थोड़ा साफ हो सकती है? देखिए, 7 विधानसभा में अगर देखें तो लगातार ऊपर नीचे चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो 7 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों पे है, लेकिन कांग्रेस का 5 विधानसभा के अंदर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। यानी कि 5 विधानसभा से तो कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुकी है कि वहां पे तो इनका कुछ भी वजूद नहीं है, लेकिन 2 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का नेक टू नेक चल रहा है रामगढ़ और दौसा के अंदर।
मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हर राउंड में अलग अलग क्षेत्र की काउंटिंग होती है, क्षेत्र वाइज में पड़ता और उड़ता रहता है। तो हमारा तो अभी भी विश्वास है कि हम दौसा भी जीत रहे हैं और रामगढ़ भी निश्चित रूप से जीत के आएंगे। लेकिन आप अगर देखिए, कांग्रेस को तो मंथन करना, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं कि हम 1 से कितनी सीटें जीत के लेके आ रहे हैं, लेकिन ये 4 से कितनी सीटों का नुकसान हो रहा है, बढ़ने का तो नाम ही नहीं है इनके पास में। 4 से कितनी सीटों पर नीचे जा रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये मजबूत संगठन का और जनता का भजनलाल जी के ऊपर विश्वास और मजबूत संगठन का परिणाम है कि क्योंकि हम ऐसी सीटें हैं जहां पे हम पिछले 3 चुनाव से तो जीते ही नहीं कभी भी, लेकिन उसमें भी हम जीत के आते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। उनियारा के अंदर हम 2 बार से हार रहे थे, झुंझुनू के अंदर हमारी स्थिति ये थी कि हम 2 या 3 चुनाव से हार रहे हैं। तो ये सब चीजें देखते, खींवसर के अंदर अगर हम जीत के आते तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब चीजों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से प्लस पॉइंट में है, प्लस के अंदर है, हमारे लिए खुशी की बात है। अन्य राज्यों को देखें तो अन्य राज्यों के अंदर भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए चुनाव परिणाम है, एक ये बात चल रही थी कि चुनाव पर बाई इलेक्शन के अंदर चैंपियन कांग्रेस है, लेकिन इस बार क्या स्थिति रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 में से अगर 2 सीट आती हैं कांग्रेस के पास में तो 2 सीट का नुकसान है। मैं पहले भी कहा ये बात कि इन चुनाव परिणामों को न सेहत पे गवर्नमेंट के असर पड़ सकता है अभी जो परिणाम सामने, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी है भाजपा के पास में, और इसी तरह से कांग्रेस के भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उत्साह होता है किसी भी पार्टी के लिए, और एक जो आप होते हैं कि चुनाव परिणाम से एक आप डल हो जाते हैं कि चलिए क्या हमारे फेवरेबल परिणाम नहीं रहे। लेकिन राजनीतिक दलों में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो ये भी देखते हैं कि हार के कारण क्या रहे, और हार के कारण में कई बार खुशियां भी तलाशी जाती हैं कि चलिए हमारा मकसद भी यही था, उसको हमने ठिकाने लगा दिया। अब देखना होगा, क्योंकि इन चुनाव परिणाम से ज़्यादा पूरे प्रदेश की निगाहें जो टिकी हुई हैं वो साग पे टिकी हुई हैं कि क्या दौसा में किरोड़ीलाल मीणा अपने साग बचा पाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो जगमोहन का नाम पता नहीं है, लेकिन किरोड़ीलाल का नाम पता है कि उसके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव में इस वक्त उनके साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू की भी यही स्थिति है। झुंझुनू में अगर ओला परिवार वहां से हारता है, परिवार इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि इसी तरह से कहा गया है कि ओला परिवार तीसरे नंबर साथ पे तीसरे नंबर पे सर, जो राजेंद्र गुढ़ा वहां पे 10वें राउंड तक भी आगे चल रहे हैं, वो बीजेपी के बाद में लीड वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, सचिन पायलट की भी बात कही जा रही है, अगर टोंक उनियारा से, अगर देवली उनियारा से अगर हारती है तो सचिन पायलट की भी साख पे असर आता है। लेकिन देखना होगा, आरएलपी में भी खींवसर में अगर बीजेपी प्रत्याशी वहां से जीत के आता है तो हनुमान बेनीवाल की साख पे भी असर आएगा, असर साफ आएगा, क्योंकि वो भी बड़बोलेपन के लिए काफी चर्चा में रहे और इंतजार किया कांग्रेस ने कि भाई वहां पे अलायंस किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने भाव नहीं दिया। अगर हारते हैं तो हनुमान बेनीवाल खुद इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। प्रतीक, क्या लगता है आपको कि कुछ सीट पे आप लोग अलायंस करना चाहते थे, मकसद शायद यही होगा कि विपक्ष मजबूत रहे और साथ मिलकर के आगे चलें, लेकिन हनुमान बेनीवाल इसको ठुकराते रहे। आज अगर ये सीट हाथ से निकलती है तो विपक्ष को मलाल रहेगा या हनुमान को मलाल रहेगा? देखिए, चुनावी जो रुझान आ रहे हैं, गर्ग साहब ने अपनी तरीके से उसका विश्लेषण कर दिया, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि रुझान हमेशा ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम 1 से ऊपर आएंगे तो हम कुछ बढ़त करेंगे, तो 1 तो सलुम्बुर जीती हुई थी, अब सलुम्बुर तो आप ही के शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा है कि सलुम्बुर तो इनके हाथ से निकल गई है। पिछली 1-2 उपचुनाव अभी और हुए हैं इस साल में, उन दोनों उपचुनाव में भी बीजेपी हारी है, मंत्री बनाने के बावजूद गंगानगर में हारी है, तो वो किसकी हार थी? और अगर आज भी 1 सीट अगर बीजेपी जीतती है या 2 सीट बीजेपी जीतती है तो बाकी 5 सीटों पे अगर सरकार रहने के बावजूद अगर हारती है तो वो किसकी हार होगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत शुरुआती रुझान है, कभी खींवसर में बीजेपी आगे चल रही है, कभी हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, तो जब 30-40%, 50% जब वोटों की काउंटिंग हो जाएगी तब हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि बीजेपी 1 से ज्यादा सीट, हो सकता है मुश्किल बमुश्किल कोई 1 सीट जीत जाए, लेकिन 1 से ज्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं है। और सलुम्बुर जो थी, जो इनकी जीती हुई थी,
वो इनके हाथ से जा चुकी है। तो आप कौन सी सीट दे रहे हैं बीजेपी को? अब देखिए, अब 2 सीटें हैं, 2 में से देखते हैं अब कौन सी जाती है इनके पास में, देखते हैं वो भी अगर चली जाती है तो, क्योंकि मैं लगातार रुझानों में तो यही लग रहा है कि पहले 6 पे आगे चल रही थी, फिर 5 पे आगे चल रही थी बीजेपी, फिर 4 पे आगे चल रही थी बीजेपी, फिर 3 पे आगे चल रही थी बीजेपी, अब 2 पे आगे चल रही है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, जब 8 के बाद में घड़ी का कांटा 9, 10, 11 को छुएगा तो और जो उनकी जो लीड है वो और कम होती जाएगी और पता लग जाएगा 12-1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, सबके सामने होगा। पिछले 2 उपचुनाव भी आप देख लीजिए, जब मंत्री इनके चुनाव हार सकते हैं, तो ये तो अभी मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है जिनको टिकट दिए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। प्रतीक जी, लेकिन एक कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि अभी के जो रुझान है 10 राउंड तक चल चुके हैं। जैसे आपके झुंझुनू की बात कर लेते हैं तो 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन ओला बिल्कुल पिछड़ते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें देवली उनियारा की, वहां पे भी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। कुछ सीट खींवसर है, तीसरे नंबर पे चल रही है कांग्रेस। तो 3 सीट तो साफ दिखाई दे रही है जिसमें तीसरे नंबर पे कांग्रेस आ रही है। सलूम्बर में भी तीसरे नंबर पे योगेंद्र जी, 4 सीट पे कांग्रेस। मैंने इसलिए कहा कि हम 2023 में जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो हमारे सामने ये जयपुर शहर की एक सीट है हवा महल, जिसमें लास्ट राउंड में वो मुश्किल जो बाल मुकुंदाचार्य थे वो जीते थे लास्ट राउंड में। 19-20 राउंड तक कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब नेक टू नेक फाइट चल रही हो, जब बराबरी पर हो, जब 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड की काउंटिंग हुई हो, तो कुछ भी बोलना अभी मुनासिब नहीं है। और ट्रेंड, अगर आपके ट्रेंड की बात करूंगा तो मैं 8 बजे से लेकर और 11 बजे तक बीजेपी की लीड लगातार कम हुई है, क्योंकि शुरुआती रुझान में तो 6 सीटों पे आगे चल रही थी बीजेपी, अब 3 पे आ गई थी, फिर 2 पे रह गई है। तो मुझे लग रहा है लीड कम होगी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 6-7 सीटें जीतने में कामयाब होगी। कम से कम 6-7 सीटें, पूरी मतलब सीटें आप बिल्कुल। कह रहे हैं। चुनाव 7 से ज्यादा पे है तो कम से कम 6-7 सीटें, कम से कम 6-7 पूरी। वो 1 सीट लेकिन अभी भी नहीं चाहे बताएंगे वो कि तीसरे नंबर पे चल रहे हो ये लोग। वो प्रत्याशी नहीं, तो इनको भरोसा है कि आगे अरे योगेंद्र जी, मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर दोनों सारे उपचुनाव अगर आज मिला लीजिए, आपके आज के रुझान भी मिला लेंगे, दोनों उपचुनाव पुराने में मिला लीजिए, तो बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? हम तो कह रहे हैं, रुझान मिला लीजिए 2 और आपकी पिछली 2 सीटें बताइए। शुरुआत से बोला था सरकार 11 महीने की पर्ची सरकार चल रही है, बोल रहे हम जीते थे, मंत्री बनाने के बाद हार जाते, फिर हम जीते थे। मंत्री चल रही है, बताइए मंत्री हार जाते हैं, मोटा फर्क नहीं पड़ता। इनके किरोड़ीलाल मीणा जी इतने दिग्गज नेता हैं, जो उनके भाई हार रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। स्वीकार करना, जब नेता ही चुनाव प्रचार करने नहीं जाते तो इनको स्वीकार है। 12 बजने दीजिए, पता लगेगा अभी कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। आप तो 4 सीटों पर पता लग गया नंबर पे हो, 4 सीटों आप कितनी सीटें जीत रहे हो? सरकार किसकी है? अभी सोचा तो नहीं, आपने सोचा कांग्रेस में क्या दुर्दशा हो रही है जी? आपने सोचा चौथे नंबर सरकार चल रही है ना, चल रहे हो 4 विधानसभाओं में, इसके बावजूद भी अरे पिछले 2 उपचुनाव में कितनी सीटें जीती आपने? कोई लाभ नहीं है, आपने कितनी सीटें जीती? ये लो, मैं तो पूछ रहा हूं, जनता ही दे सकते हैं। सरकार बनने के बाद 2 सीटों पे जीत उपचुनाव रहे हैं कितनी आप, जीती? हमारी तो आज रिजल्ट ही नहीं आया अभी। 4 में से जा रही है, कितनी जीती? 4 में से 1 जीत रहे हो, पिछली कितनी जीती? 4 में से 1 जीत रहे हो आप, तो 4 में से 1 जीत रहे हो। हम कह रहे हैं कि हम तुम चैंपियन हो उपचुनाव के, तो भी हम जीत के आ रहे हैं। हमेशा चैंपियन रहे हो उपचुनाव के, लेकिन मेन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चैंपियन रही है, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, हर चीज के अंदर। झारखंड क्या हुआ? सीटें क्या होती? झारखंड क्या हुआ? झारखंड में बनाएगी सरकार, क्या हुआ? बता रहा हूँ, सरकार बनाएगी सरकार झारखंड में भी नहीं बनाएगी सरकार। राजनीति छोड़ देना, आप छोड़ देना राजनीति, आप छोड़ देना राजनीति। अगर आप राजनीति छोड़ देना, राजस्थान के अंदर अगर आपकी कोशिश भी आ जाए तो आप राजनीति छोड़ देना। दोनों राजनीति झारखंड बना रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता पिछले 2 उपचुनाव में ऐसी सीटें हो गई। योगेंद्र जी की मत पूछो इनका, मैं पूछा नहीं करते। 2 में से कितनी सीटें जीती पिछले 2 उपचुनाव में? जीत रहे ना, अभी सामने रिजल्ट है ना, 2 में से कितनी होता है, जीत रहे, सामने रिजल्ट। नाम तो ले लीजिए, कितनी जीती? क्या योगेंद्र जी आप 2 चुनाव में कितनी सीटें जीती, ये तो नाम तो बता दे, कितने नंबर तो जीत रहे ना, सामने है ना, पिछली अभी तो रिजल्ट जीतते आ रहे, कंटिन्यू सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। हर राज्यों में जीतते आ रहे हम लोग, हर राज्यों में जीतते आ रहे हैं। उपचुनाव में कितनी 2 सीटों में से कितनी जीती? भैया इन चीजों से कुछ नहीं होता, मंथन करो, कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जनता के बीच में जानना चाहूंगा गर्ग साहब, महाराष्ट्र में जैसे बीजेपी दावा कर रही है, तो अभी क्या झारखंड को लेकर के कांग्रेस दावा कर सकती है? क्योंकि देखिए जेएमएम 31 पे है, आईएनसी 12 पे है और आरजेडी के पास में भी सीटें, तो तीनों को मिलाकर के सरकार मैजिक नंबर क्रॉस कर चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि झारखंड में, अगर महाराष्ट्र के रुझान पे हम ये ठप्पा लगाते हैं
कि बीजेपी सरकार बना रही है, तो ये माना जा सकता है कि झारखंड में भी मिलके ये यूपीए ब्लॉक सरकार बनाएगा? नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो ये चीज रहा हूं सामने जो रिजल्ट है, क्योंकि देखो झारखंड के अंदर जो मतदाता है, हर विधानसभा में मतदाता की संख्या कम है, महाराष्ट्र में हर विधानसभा में मतदाता की संख्या ज्यादा है, तो उसमें वेरिएशन का बहुत फर्क पड़ता है। जब आप 200 वोटों से 500 वोटों से आगे पीछे चलते हो तो कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर तो आपके हर विधानसभा में 2.5 लाख वोट है या 3 लाख वोट है। झारखंड के अंदर अगर विधानसभा वाइज देखे तो 1 लाख, 1.25 लाख या 50,000 इस तरह के, तो उसका फर्क है। आप अगर उन चीजों को देखोगे तो वोट प्रतिशत या वोटों की संख्या कितनी है, तो उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है झारखंड की हमारी सरकार नहीं बने, लेकिन फिर भी हमारी जो पुरानी स्थिति है उससे और ऊपर हो सक, और फिर भी मैं विश्वास है मुझे, क्योंकि अभी जब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं तो फिर परिणाम तो आने दो। निश्चित रूप से हमारे यार, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, यूपी के अंदर इनके देख लीजिए, इनके तो वजूद ही खत्म है, वहां तो है ही नहीं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, राजस्थान के अंदर भी दूसरे दल लड़ रहे, कांग्रेस कहां लड़ रही है? तीसरे के अंदर, पंजाब के अंदर भैया हम, अरे तुम्हारे, अरे जो वो तो गांधी परिवार का, वो तो गांधी परिवार का भाई, वो तो गांधी परिवार का भाई, वो तो गांधी परिवार की सीट है, तो गांधी परिवार अपने हिसाब से। चलो हमारे केरल में हमारे भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद है? चलो बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं वजूद नहीं है, हम स्वीकार कर रहे हैं ना, आप भी स्वीकार करो, ऐसे ही स्वीकार करो ना, हम स्वीकार कर रहे हैं कि केरल के अंदर हमारा मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, आप ये रुझान के साथ साथ अभी हमारे जो भी लेटेस्ट अपडेट है आप जन ट्यूब पर देखते रहिए। जल्दी ही हम एक नए पैनल के साथ में आपसे रूबरू होंगे। आप तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।